तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम हेलबॉर्न वेब सीरीज के तीसरे और चौथे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज के पहले और दूसरे वीडियो के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उनको देखें, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर दूसरे एपिसोड की एंड हुई थी, यानी कि एकदम सभी और सन्नाटा छा जाता है और तभी वहाँ पर नर्क के जल्लाद आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और साथ में काफी डर भी जाते हैं। और वे मॉन्स्टर्स वहाँ पर आकर मिस पार्क पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बुरी तरीके से मारने लगते हैं। इसके बाद वहां मौजूद वे चीफ सभी पुलिस वालों को उन मॉन्स्टर्स पर गोलियां चलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई भी उन मॉन्स्टर्स पर गोलियां नहीं चला पाता। और ये सब देखकर डिटेक्टिव जिन का पार्टनर हंस रहा होता है, जिसे हंसता हुआ देखकर डिटेक्टिव जिन खुद वहां पर जाता है और उनमें से एक मॉन्स्टर पर गोलियां चलाता है। उन शैतानों पर डिटेक्टिव जिन की गोलियों का कोई असर तो नहीं होता, लेकिन उन शैतानों में से एक शैतान यानी कि वे मॉन्स्टर डिटेक्टिव जिन पर हमला करता है और इस हमले से डिटेक्टिव जिन दूर जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद वे मॉन्स्टर्स मिस पार्क को वहां पर सभी के सामने जला देते हैं। इसके बाद वे नर्क के जल्लाद वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर काफी लोग डर जाते हैं और काफी लोग हैरान भी हो जाते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव जिन का पार्टनर वहां पर आता है और इसे गॉड का फैसला मानकर वहां पर अपना सर झुका देता है, जिसे देखकर वहां पर सभी मीडिया वाले, सभी लोग और भी वीआईपी सभी लोग अपने सर को झुका देते हैं, इसे ईश्वर का फैसला मानकर। यहाँ पर वे लॉयर मिन यू और उसका पार्टनर सर नहीं झुकाते हैं। अगले सीन में हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव जिन एकदम से होश में आता है। इसके बाद वह अपने घर जाता है और घर जाते समय वह देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है, मतलब कि पूरे शहर में सन्नाटा है, ना कोई गाड़ी है ना कोई हलचल है। और जब डिटेक्टिव जिन अपने घर जाता है तब वहां पर उसे अपनी बेटी नहीं मिलती और इसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह अपने ऑफिस जाता है और जाते वक्त वह अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन अब भी उसकी बेटी का कॉल नहीं लगता। ऑफिस जाने के बाद डिटेक्टिव जिन ये देखता है कि उसकी ऑफिस में भी कोई नहीं आया है सिवाय उसको छोड़कर, और इसीलिए वे टीवी ऑन करता है। और टीवी ऑन करने के बाद उसे न्यूज पर यह देखने को मिलता है कि मिसिस पार्क के डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के बाद लोग काफी ज्यादा डर चुके हैं और अपने घरों से बाहर भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने अपने रोजमर्रा के कामों को भी छोड़ दिया है। इसके बाद चेयरमैन जिंगसू का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो कि सभी को ये बताता है कि पिछले 10 सालों से वे सभी लोगों को इसके बारे में बता रहा था, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। इसके बाद वे चेयरमैन सभी को ये बताता है कि ईश्वर लोगों को उनके गुनाहों की सजा दे रहा है, लेकिन लोगों के पास अभी भी काफी समय है और वे इस नई दुनिया में बिना पाप किए आराम से रह सकते हैं, और इस नई दुनिया में जो भी पापी होगा उसे वे दरिंदे आकर सजा दे देंगे। कहने का मतलब ये था कि इस नई दुनिया में इंसानों का कोई भी कानून नहीं था। और जब उस चेयरमैन का इंटरव्यू खत्म हो ही रहा होता है तभी वह हिंट के तौर पर डिटेक्टिव जिन की बेटी का जैकेट सभी को दिखा देता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद डिटेक्टिव जिन ये समझ जाता है कि उसकी बेटी उस चेयरमैन के पास ही है, और तभी वह एक सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें वह अपनी बेटी को किसी का मर्डर करते हुए देखता है, और तब वह समझ जाता है कि उस चेयरमैन ने उसकी बेटी को भी एक मर्डर केस में फंसा दिया है। हालांकि इस सीसीटीवी को डिटेक्टिव जिन के अलावा किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है। इसके बाद उस चेयरमैन का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अगले सीन में हमें स्कल मास्क को दिखाया जाता है, जो कि लोगों को कानून और सिस्टम को अपने हाथों में लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, और स्कल मास्क की बात सभी सुनते भी है। यहाँ पर स्कल मास्क सभी लोगों को ये बताता है कि लॉयर मिनसू, उसके पार्टनर और डिटेक्टिव जिन को उनकी हरकतों की वजह से उन्हें सजा देनी चाहिए। और लॉयर मिनसू को इस बात का पता चल जाता है और इसके बाद वे अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकलने की प्लानिंग करती है। और तभी उसे वहाँ पर रखा एक पार्सल दिखता है, जो कि मिसेस पार्क की डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उसे वहाँ पर किसी ने दिया था। और इस पार्सल के अंदर उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसके जरिए वे न्यू वर्ल्ड के बारे में और भी काफी कुछ जान सकती है। पहले तो वे लॉयर किसी पर ध्यान नहीं देती, लेकिन बाद में उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसने 2004 में उस चेयरमैन का इंटरव्यू लिया था। इसके बाद वे डिसाइड करती है कि वे उस आदमी से मिलने जाएगी, लेकिन उससे पहले वह अपनी माँ को लेकर ऑफिस जाती है, क्योंकि वे ऑफिस जाकर अपने साथियों को सावधान करना चाहती है। लेकिन ऑफिस जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और जब उसके अपने पार्टनर से बात होती है तब उसका पार्टनर घायल अवस्था में कहीं पर पड़ा होता है, और वह उस लॉयर से ये कहता है कि हमें ये सब कुछ यहीं पर छोड़ देना चाहिए। इसी बीच हमें डिटेक्टिव जिन को दिखाया जाता है, जो कि चेयरमैन जिंगसू के ठिकाने पर जाता है उससे मिलने के लिए, ताकि वह अपनी बेटी का पता लगा सके। लेकिन वहाँ मौजूद कई सारे लोग उससे बदतमीजी करते हैं और उसे अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन क्योंकि डिटेक्टिव जिन के हाथ में एक खतरनाक हथियार टाइप की कोई चीज थी, इसीलिए लोग उससे दूर ही रहते हैं। और इन सभी लोगों के बीच से वह चेयरमैन के घर में घुस जाता है और उसके दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता और उसकी बेटी का जैकेट भी नहीं मिलता। और जब डिटेक्टिव जिन वहाँ से वापस जा रहा होता है तब एरोहेड और न्यू ट्रुथ के फॉलोवर उसे बुरी तरीके से पीटते हैं। इसी बीच डिटेक्टिव जिन का फोन बाहर गिर जाता है और उसके फोन पर उस चेयरमैन का कॉल आने लगता है। तभी वे सभी लोग शांत हो जाते हैं, और जब डिटेक्टिव जिन उस चेयरमैन का कॉल उठाता है तो वे चेयरमैन सभी लोगों को यह कहता है कि वह डिटेक्टिव जिन को छोड़ दे और जाने दे। इसके बाद डिटेक्टिव जिन चेयरमैन से बात करता है कि वह आखिर कहाँ पर है, उसकी बेटी कहाँ पर है। तो वे चेयरमैन डिटेक्टिव जिन से कहता है कि कॉल रखने के बाद वह उसे एक लोकेशन सेंड करेगा, जहाँ पर वे आ जाए तो उसे उसके
सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसके बाद डिटेक्टिव कॉल रख देता है और चेयरमैन के द्वारा भेजी गई लोकेशन पर जाने लगता है। इसके बाद हमें लॉयर मिन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन जब कॉल नहीं लगता तो वह अपनी माँ को देखने के लिए नीचे जाती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर एरोहेड के लोग आ चुके हैं जो कि उसकी माँ को बेरहमी से मार रहे हैं। इसके बाद वे लॉयर अपनी माँ को बचाने के लिए जाते हैं। तब एरोहेड के लोग उसे भी बुरी तरीके से मारते हैं। इसके बाद वह अपनी माँ को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचती है और उस हॉस्पिटल में उस लॉयर को सभी बुरी तरीके से घूर रहे थे, क्योंकि उस लॉयर को मारने की जो वीडियो थी एरोहेड के लोगों ने उसको वायरल कर दिया था। इसके बाद वे लॉयर अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी माँ अब मर चुकी है। इसके बाद वे उस आदमी से मिलने जाती है जिसके बारे में उसने उस पार्सल में पढ़ा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि चेयरमैन की भविष्यवाणी आज से 20 साल पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद डिटेक्टिव जिन को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन से मिलने एक अजीब सी जगह पर जाता है। वहाँ पर चेयरमैन डिटेक्टिव जिन से यह कहता है कि उसकी भविष्यवाणी आज से 20 साल पहले ही हो चुकी थी और उसने कोई भी पाप नहीं किया था, इसीलिए उसने द न्यू वर्ल्ड को बनाया, यानी कि न्यू ट्रुथ को बनाया, ताकि वह लोगों की भलाई कर सके। और इस दुनिया में उस चेयरमैन ने उन राक्षसों को भगवान का दर्जा दे दिया है जिन पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। और वे चेयरमैन डिटेक्टिव जिन से यह कहता है कि अगर उसकी मौत से कुछ अच्छा हो रहा है तो वे खुशी खुशी भगवान के इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद वे चेयरमैन डिटेक्टिव जिन से यह कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो को बनाकर सभी को दिखा सकते हो, इससे लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे। और तुम चाहो तो अपनी बेटी को अरेस्ट भी कर सकते हो जिसने की एक मर्डर किया है। और अब क्योंकि चेयरमैन के डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम नजदीक आ चुका था, इसीलिए चेयरमैन डिटेक्टिव जिन को ये बता देता है कि उसकी बेटी घर पर उसका इंतजार कर रही है। तभी वहाँ पर वे नर्क के जल्लाद आ जाते हैं और उस चेयरमैन को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते डिटेक्टिव जिन के सामने वे जल्लाद उस चेयरमैन को जलाकर राख कर देते हैं। और ये सब कुछ डिटेक्टिव जिन सामने खड़ा होकर देख रहा होता है। और इसके बाद वह फैसला करता है कि वह इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा और अपनी बेटी को भी बचा लेगा। इसके बाद वह घर जाता है और अपनी बेटी के पास पहुंचता है और उसे देखने के बाद उसकी बेटी उसके गले लग जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लॉयर को जो कि उस आदमी के घर पर उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है। और उसे सुनने के बाद वह उस आदमी से उसकी एक कॉपी मांगती है, लेकिन तभी वह आदमी उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है, वो भी परमानेंटली। इसके बाद वह आदमी उस लॉयर को एरोहेड के लोगों के हवाले कर देता है और एरोहेड के लोग उस लॉयर को बुरी तरीके से मारते हैं। इसके बाद हमें कहानी सीधी 4 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ट्रैफिक में फंसे हुए बे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि न्यू ट्रुथ और एरोहेड के लोगों से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नफरत करता था। इसके बाद हमें न्यू ट्रुथ की इस प्रोसेस के बारे में काफी कुछ दिखाया जाता है जिसको बे की ही कंपनी ने बनाया था और एडिट किया था, जैसे कि अब जिंगसू की जगह किम न्यू ट्रुथ का प्रेसिडेंट है और इस न्यू वर्ल्ड में पापी लोगों को सजा देने का काम वे नर्क के जल्लाद करते हैं। इसके अलावा मिसेस पार्क की डेमोन्स्ट्रेशन की जगह को एक म्यूजियम बना लिया गया है और ये सब इसीलिए किया गया ताकि लोगों को ये याद रहे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कोई भी पाप ना करे। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि न्यू ट्रुथ वाले लोग सब लोगों को पकड़ते हैं जिनकी भविष्यवाणी हुई है और उनकी मौत के दिन उन्हें सभी के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। लेकिन इस न्यू वर्ल्ड के अंदर जो भी पापी होता है उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों को एरोहेड वाले लोग काफी बुरी तरीके से मारते पीटते हैं और बेरहमी से उनके साथ बदसलूकी करते हैं। और इसीलिए जिस किसी की भी भविष्यवाणी होती है वे अपनी इस बात को द न्यू ट्रुथ से छुपाने की कोशिश करता है ताकि उसके जाने के बाद उसके परिवार वाले सुकून से रह सके। अब कमर्शियल खत्म होने के बाद न्यू ट्रुथ के लोग कमर्शियल को फिर से एडिट करने के लिए कहते हैं। इस बात पर बे गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि न्यू ट्रुथ वाले अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसके बाद बे को उसका बॉस इस कमर्शियल को फिर से एडिट करने के लिए कहता है और बे को ना चाहते हुए भी इस काम को फिर से करना पड़ता है। न्यू वर्ल्ड के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ईश्वर के इस फैसले पर एतराज था और वे न्यू ट्रुथ के खिलाफ थे, लेकिन इन लोगों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। और इन्हीं लोगों में से एक के इंटरव्यू को एक लड़की एडिट कर रही होती है। तभी बे उस लड़की के पास जाता है और उस कमर्शियल को फिर से एडिट करने की बात को कहता है और उससे कहता है कि वे 1 घंटे में वापस आ रहा है। इसके बाद बे अपने फ्रेंड जॉन के पास जाता है किसी मदद के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे अपना फ्रेंड नहीं मिलता और उसे वहाँ पर एक कार्ड मिलता है और इस कार्ड के पीछे एक फिशिंग स्पॉट का एड्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद वहाँ पर बे का दोस्त जॉन वहाँ पर आता है और बे से वे कार्ड छीन लेता है और वे बे से कहता है कि आज उसे अपनी बीवी के पास जल्दी पहुँचना है, इसलिए उसे जाना होगा और अब सारा काम बे को अकेले खुद ही करना होगा। इसके बाद हमें बे की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर बे की वाइफ को अपने बेबी से मिलने की परमिशन मिल जाती है। हालांकि उस वार्ड में फोन ले जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन बे की वाइफ चोरी से उस फोन को वहाँ पर ले जाती है ताकि वे अपने बेबी का वीडियो बनाकर बे को भेज सके। लेकिन जैसे ही बे की वाइफ कमरे में जाकर वीडियो शूट करना शुरू करती है तभी वे देखती है कि वहाँ पर मौत का फरिश्ता आकर उसके बेबी की भविष्यवाणी कर रहा होता है कि 3 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हारा नर्क जाना तय है, जो कि उस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। और बे की वाइफ समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वे फोन में न्यू ट्रुथ के बारे में काफी कुछ सर्च करती है कि क्या पहले भी कोई इस तरह का केस हुआ है कि कोई न्यू बॉर्न बेबी को हेल के दरिंदे अपने साथ ले गए हो, तो उसे कोई भी ऐसा केस नहीं मिलता। इसके बाद हमें बे को दिखाया
दिखाया जाता है, जिसके पास जुआन की वाइफ का कॉल आता है। यहाँ पर जुआन की वाइफ उससे कहती है कि क्या तुमने जुआन को देखा? तो इस पर बे उससे कहता है कि वे ऑफिस से आपसे मिलने के लिए निकल गया, लेकिन जुआन की वाइफ कहती है कि वे वहाँ पर नहीं आया है। इसके बाद बे कार्ड के पीछे लिखे हुए उस फिशिंग एड्रेस के ऊपर जाता है, जो कि शहर से काफी दूर होता है, लेकिन वहाँ पर जाते समय उसे एरोहेड के लोग रोक लेते हैं और बे से कुछ बेफालतू की बातें करते हैं। इसके बाद बे वहाँ से चला जाता है और उस फिशिंग स्पॉट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे अपना दोस्त जुआन मिलता है, जो कि वहाँ पर बैठा रहता है। दोस्तों जुआन यहाँ पर इसीलिए आता है क्योंकि उसके डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला होता है और वे नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को कोई भी तकलीफ हो, इसीलिए वह अकेले में यहाँ पर आता है ताकि उसके डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चल सके। और इस काम में जुआन की हेल्प कर रही थी सोडो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उन लोगों की मदद करती है जिनकी भविष्यवाणी हुई होती है, और वे ये करती है कि उन लोगों को वे गायब करवा देती है और किसी को पता भी नहीं लगने देती कि इन लोगों के साथ आखिर क्या हुआ है, ताकि इनके मरने के बाद इनके परिवार वाले सुकून से रह सके। तभी वहाँ पर जुआन के डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम हो जाता है और वो मॉन्स्टर आकर जुआन को बेरहमी से मार देते हैं और जला देते हैं। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए सोडो के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों में वे आदमी भी था जिसके इंटरव्यू को वे लड़की एडिट कर रही थी, जिसको बे ने देखा था। इसके बाद वे लोग बे को कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और वे बे को बेहोश कर एक गाड़ी में बिठाकर एक अनजान जगह पर छोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोडो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कोई और नहीं बल्कि वे लॉयर मिन्यून ही थी, जो कि जिंदा थी। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यू ट्रुथ के लोग पुलिस के साथ मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जुआन का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, और वहां पर न्यू ट्रुथ के एक आदमी को सोडो का एक कार्ड मिलता है और उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसके बाद दिखाया जाता है बी को, जिसको अब होश आ चुका है, और इसके बाद वे सीधा अपनी वाइफ से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर वे अपनी वाइफ से मिलता है, और इसके बाद उसकी वाइफ उसे उसके बच्चे की भविष्यवाणी वाली वीडियो को बताती है। यहाँ पर बे काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है, और जब वे अपने बेबी को देखता है तो उसे लगता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी आखिर कौन सा पाप कर सकता है। इसके बाद बे काफी घबरा जाता है और वे अपनी वाइफ को और बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।